बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो है डिस्कस किया था, नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स के बारे में और न्यूराग्लियल सेल्स के बारे में बात की थी। अच्छा बेटा, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अच्छा बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या है बेटा? सडन इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, फिर रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास क्या होता है? तो बेटा अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आ जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, एंड द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड डैश। तो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क। तो बेटा एक है रिफ्लेक्स एक्शन और एक है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक भी कह सकते हो, क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और फिर इसका जो पाथवे है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके बेटा, अगर आ जाए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन involve all except in reflex action, या reflex action involves all except। तो reflex action में हमारे पास सारे इन्वॉल्व होते हैं सिवाय ए। मैं कहता हूं सेंस ऑर्गन, बी मैं कहता हूं एफेक्टर या सेंस ऑर्गन, या इसके बजाय अगर मैं लिखूं सेंसरी न्यूरॉन, सही, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा मैं लिख दूं, शाबाश, एफेक्टर, या यहां पे मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, सही है। और सी में लिख दूं हमारे पास ब्रेन, और डी में लिख दूं क्या बेटा? स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड। तो बेटा याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और स्पाइनल कार्ड, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं सिवाय ब्रेन के। ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, क्विक रिस्पांस होता है। और आपने देखा होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये बगैर सोचे समझे होता है। इट इज बिल्ड इन आवर नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली, ये हमारे नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है, सही है। अच्छा, फिर रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। इसका पाथवे अगर मैं ड्रा करूं तो कैसे होगा? तो लेट सपोज कोई हाथ है, लेट सपोज, और उसमें अक्सर आप देख लेते हो कि सुई चुभ जाती है, तो एकदम जो है वो हाथ हटा देते हैं। तो आप एकदम जो ये हाथ हटा देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शन। या लेट सपोज दिस इज व्हाट? स्पाइनल कार्ड। ये है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। ओके, नाउ लेट सपोज इफ हियर इज अ फिंगर, और फिंगर किसी फायर वगैरह जो है वो यहां पे वो टच हो गए, सही। अब जब टच हो गए तो अब क्या होगा? सेंस ऑर्गन जो है वो स्टिमुलस लेकर जाएंगे यहां से। सेंस ऑर्गन जो है वो स्टिमुलस लेकर जाएंगे कहां से? यहां से स्टिमुलस लेकर जाएंगे। तो लेट सपोज यहां से जो है वार्म जो फील हुआ, तो उसने क्या किया? स्टिमुलस ले गए किसकी तरफ? स्पाइनल कार्ड की तरफ। क्लियर? तो
तो स्पाइनल कार्ड की तरफ जो है वो स्टिमुलस लेकर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पाइनल कार्ड में यहाँ पे कौन से न्यूरॉन थे, एसोसिएटिव न्यूरॉन थे, उसने रिसीव किया और फिर दिया किसको, फिर मोटर न्यूरॉन को दिया। तो मोटर न्यूरॉन वापस लेकर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्या मसल्स हैं, तो दे आर सप्लाई टू द मसल्स, ये मसल्स को सप्लाई होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, हाथ को हटा देते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, सही, फिर यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में एसोसिएटिव न्यूरॉन, सही, और ये किसके अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर, और फिर यहाँ पे जो है कौन से न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो बेटा ऑल द 3 न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन, तमाम के तमाम 3 न्यूरॉन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी और मोटर न्यूरॉन भी। क्लियर बेटा, ओके बेटा। तो इसी तरह जब भी आपके पास आ जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो सिंपली आपने कहना है ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। पर रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, तो 3 मेन चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस लेकर जाती है, फिर वहां पे स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड के अंदर जो है एसोसिएटिव न्यूरॉन होता है वो उससे ले लेता है, और फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को दे देता है, और मोटर न्यूरॉन ब्रिंग मैसेज टुवर्ड्स द इफेक्टर, और इफेक्टर हमारे पास क्या है, मसल्स है, तो मसल कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं और हाथ को हटा देते हैं। तो अब दूसरा आ जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व नहीं होता, तो ब्रेन हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है। इससे मुराद कौन सी रिफ्लेक्सेस है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है। ओके बेटा, आगे जाते हैं, बात करते हैं बेटा नर्व इंपल्स की। नर्व इंपल्स, ओके, नर्व इंपल्स क्या होता है, तो सिंपली बेटा 2 वेज से नर्व इंपल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। नर्व इंपल्स इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस, स्टिमुलस के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, विच ट्रेवल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर। सिंपली बेटा नर्व इंपल्स क्या है बेटा, these are nerve impulse is a information about a stimulus which is travel from sense organ to the central nervous system and from central nervous system to the effector। यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि ट्रेवल करता है कहां से, सेंस ऑर्गन, अब स्टिमुलस के बारे में वो इंफॉर्मेशन जो कि ट्रेवल करता है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर तक। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। या दूसरे तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। चलो मैं ये लिख देता हूं, नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ electrochemical change that travels along the length of neuron from one end to another, एक एंड से दूसरे एंड तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का जो वेव है वो न्यूरॉन में जो ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है, नर्व इंपल्स कहलाता है। अच्छा बेटा, ये जो नर्व इंपल्स हैं ये जब ट्रेवल करता है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मीन यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पैदा होंगे, सही, और किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स की वजह से। तो एक्सचेंज ऑफ केमिकल की वजह से
डिफरेंट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट न्यूरॉन्स अपीयर्स होते हैं, और वो वेव फॉर्म में जो है होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को हम कहते हैं क्या बेटा, जो कि सारे न्यूरॉन में ट्रेवल करता है, उसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स। क्लियर? अच्छा बेटा, नर्व इंपल्स के बारे में आपको चंद बातें बता रूं बेटा, कि नर्व इंपल्स जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है किन किन चीजों पर। तो नर्व इंपल्स में हम बात करेंगे इसके फैक्टर के ऊपर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर विच इफेक्ट नर्व इंपल्स। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले क्या फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं, सही है, नर्व इंपल्स विच फैक्ट, चलो सिंपली फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को इफेक्ट करते हैं। तो बेटा द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, हमारे पास सबसे पहले चलो स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो नॉर्मली जो स्पीड होता है नर्व इंपल्स का, दिस इज अबाउट 100 to 120 मीटर पर सेकंड। नॉर्मली जो नर्व इंपल्स का स्पीड होता है, सही है, वो कितना होता है, 100 to 120 मीटर पर सेकंड। और बेटा दिस स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स डिपेंड अपॉन, अच्छा इसके लिए फिर फैक्टर क्या है, फैक्टर विच अफेक्ट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो एक है हमारे पास डायमीटर या थिकनेस ऑफ न्यूरॉन, थिकनेस ऑफ न्यूरॉन, और दूसरा है बेटा माइलिनेशन, माइलिनेशन। तो बेटा थिकनेस ऑफ न्यूरॉन एंड माइलिनेशन, दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो अगर आ जाए द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स डिपेंड अपॉन, तो कौन कौन सा बेटा, थिकनेस ऑफ न्यूरॉन एंड माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। अब दोनों को अलग अलग हम पढ़ते हैं, फिर नर्व इंपल्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, तो देयर आर टू फैक्टर विच अफेक्ट द व्हाट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो उसमें से चलो सबसे पहले लेट सपोज ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, लेट सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज लेट सपोज व्हाट सेंसरी न्यूरॉन। लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज ए, और एक दूसरा न्यूरॉन है दिस इज बी। अच्छा बेटा, अब कोई आपसे कहे कि इन दोनों में से कौन से न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जो है वो फास्टर होगा, इन ए और बी में किस में जो है नर्व इंपल्स जो स्पीड इसकी है वो फास्टर होगी। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो थिकनेस को अगर देखें तो ये थिकनेस में ए जो है वो बड़ा है या ए, तो बेटा याद रखना जितना कोई न्यूरॉन थिक होगा, डायमीटर उसका ज्यादा होगा, उतना जो है उसमें नर्व इंपल्स जो है वो क्या करेगा, वो ज्यादा फास्टली जो है वो ट्रेवल करेगा। इसको जरा मैं और भी थिक बनाऊं तो आपके लिए वाजे हो जाएगा। तो बेटा एन न्यूरॉन ए, the speed of nerve impulse will be more faster than B because A is thicker than the B. A जो है वो B से क्या है, thicker है। तो बेटा जितना किसी भी न्यूरॉन का थिकनेस ज्यादा होगा उतना उसमें स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थिन न्यूरॉन में जो है वो क्या है, नर्व इंपल्स के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और यहां पे उसके लिए नर्व इंपल्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है। तो बेटा कोई आपसे कहे कि थिक न्यूरॉन में हमारे पास स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स ज्यादा होगा या थिन में, तो आप कहोगे थिक में। क्यों? तो आप कहोगे क्योंकि थिक न्यूरॉन में वहां पे उसके लिए रेजिस्टेंस जो है, उसके नर्व इंपल्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कम होता है। सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। डन। अच्छा बेटा दूसरा हमारे पास है, दूसरा है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, सही। तो बेटा जितना नर्व, द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, आप यूं भी कह सकते हो कि द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, अगर आसान अल्फाज में कहूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस
ऑफ अ न्यूरॉन। सही, तो न्यूरॉन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी उसमें स्पीड भी ज्यादा होगा, और जितना उतना उसका थिकनेस क्या होगा वो कम होगा, उसमें स्पीड भी क्या होगा वो कम होगा। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है नर्व इंपल्स के स्पीड के हवाले से, तो बेटा वो है हमारे पास माइलिनेशन। माइलिनेशन, तो बेटा जिस तरह हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं न्यूरॉन्स। एक होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। अच्छा, ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, यहां पे डायग्रामेटिकली आपको बता दूंगा। अच्छा बेटा, तो बेटा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, इससे पहले चंद बातें आपको बता दूं बेटा। ये जो माइलिनेशन है ये किसकी वजह से होता है, श्वान सेल की वजह से होता है। ओके, और श्वान सेल जो है क्या करते हैं, ये माइलिन शीट भी बनाते हैं। अच्छा बेटा, तो अगर आ जाए कि एक है हमारे पास, जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में एक है कौन सा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर कोई आपसे कहे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आप क्या कहोगे, दोनों में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद होता है। अच्छा बेटा, अब याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीट जो है, फैटी शीट है, ये माइलिन शीट कौन बनाता है, तो यहां पे हमारे पास स्पेशल सेल्स है और उसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ये माइलिन शीट बनाते हैं, माइलिन शीट ये बनाते हैं। माइलिन शीट क्या है अभी वहां पे समझ आ जाएगी। और पीएनएस में याद रखना ये जो है माइलिन शीट कौन बनाते हैं, तो यहां पे ये श्वान सेल बनाते हैं। सही, तो माइलिन शीट पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाते हैं, श्वान सेल। तो इसमें अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर आ जाए श्वान सेल्स आर प्रेजेंट एंड डैश, श्वान सेल किस में मौजूद होते हैं, तो ए में लिख दूं शाबाश, श्वान सेल सीएनएस, बी पीएनएस, सी बोथ, और डी नन। तो किस में मौजूद होंगे बेटा, तो श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों, तो आप कहोगे कि क्यों, श्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। सही, और माइलिन शीट तो दोनों में होता है, तो हाँ दोनों में होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूराग्लियल सेल ये सारे हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेक माइलिन शीट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाइल श्वान सेल मेक माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर जाते हैं ये माइलिन शीट क्या होता है, कैसे। अच्छा बेटा, तो यहां पे हमारे पास अगर मैं देख लूं, लेट सपोज ये है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। अच्छा, दिस इज व्हाट, स्पाइनल कार्ड। ओके बेटा, अब यहां पे हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन है। लेट सपोज यहां पे एक न्यूरॉन है। कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है। लेट सपोज वी है वन न्यूरॉन, या सिंपली चलो स्पाइनल कार्ड के बगैर ही बना लेता हूं तो आसान हो जाएगा। चलो, लेट सपोज बेटा वी हैव अ न्यूरॉन, दिस इज अ न्यूरॉन। क्लियर। और ये न्यूरॉन जो है यहाँ पे किसको, स्पाइनल कार्ड को की तरफ नर्व इम्पल्स लाता है। ओके बेटा, तो दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन। अब
दूसरा हमारे पास इसी तरह एक न्यूरॉन है, let's suppose we have this is another type of neuron which bring message towards the spinal cord or central nervous system. अच्छा बेटा, तो पहले हमने बात की थी किसके ऊपर, पहले जो है उसके डायमीटर के ऊपर या थिकनेस के ऊपर, सही है। अब जो है बात करेंगे माइलिन शीट। तो बेटा ये माइलिन शीट में हमारे पास क्या होता है, श्वान सेल्स होते हैं, सही है। और श्वान सेल जो है दे रेप अराउंड द व्हाट एक्सान, और ये माइलिनेशन जो है ये कौन से डेंड्राइट हमारे पास माइलिनेटेड नहीं होते, वो सारे नॉन माइलिनेटेड होते हैं। असल में माइलिनेटेड जो होते हैं वे कौन होते हैं, एक्सान होते हैं। तो बेटा लेट्स सपोज दिस इज व्हाट एक्सान, ये हमारे पास क्या है, एक्सान। तो बेटा ये जो है ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड है, ये कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, सही है। और ये जो है माइलिनेटेड है। अब माइलिनेटेड कैसे है, तो बेटा इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज these are different cells which are present around the what, ये हमारे पास कौन से हैं, these are different Schwann cells which are present around the axon, जो कि एक्सान के इर्द गिर्द मौजूद है। क्लियर, या यहाँ पे दूसरे सेल्स इसी तरह, these are different cells। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ये माइलिनेटेड है और ये नॉन माइलिनेटेड है। अब ये बताओ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ए और ये है बी, तो ए नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल फास्टर इन विच ए और बी न्यूरॉन। तो बेटा नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल फास्टर इन द ए न्यूरॉन बिकॉज इट इज माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमारे पास जो है नर्व इम्पल्स 20 टाइम मोर फास्टर ट्रेवल 20 टाइम मोर फास्टर एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये आपने यहाँ पे जो है नर्व इम्पल्स कितना, ये हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में याद रखना, माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स होता है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कितना होता है, 20 टाइम्स फास्टर होता है, सही है। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स 20 टाइम मोर फास्टर एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये श्वान सेल माइलिन शीट बनाते हैं, और बेटा माइलिन शीट में यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज इम्परमिएबल टू आयन एक्सचेंज, यहाँ पे कोई आयन एक्सचेंज नहीं होगा। आयन एक्सचेंज सिर्फ यहाँ पे जो दो माइलिन सेल्स के दरमियान जो गैप है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। तो बेटा द नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल करेगा, जो एक्सचेंज होगा हमारे पास, वो कहां पे होगा, ओनली नोड ऑफ रणवीर पर होगा, सही है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बाकी जहां पे माइलिन शीट मौजूद है वहां पे नर्व इम्पल्स नहीं होगा, दे आर इम्परमिएबल फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसी वजह से जो नर्व इम्पल्स यहाँ पे होगा, तो इस वजह से फिर नर्व इम्पल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। तो अगर आ जाए नर्व इम्पल्स, तो बेटा नर्व इम्पल्स आर ऑफ 2 टाइप। ओके, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। बेटा नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स अगर टाइप इसके देखें तो नर्व इम्पल्स हमारे पास जो है वो 2 किस्म का है। एक है कंटिन्यूस और दूसरा है साल्टेटरी। तो बेटा जो कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स होता है वो किस में होता है, कंटिन्यूस नर्व इम्पल्स हमारे पास होता है किस में, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो हमारे पास नर्व इम्पल्स होता है वो कौन सा होता है, वो कंटिन्यूस होता है।
और साल्ट्रेटरी या जंपिंग मिरर, तो ये किस में होता है? तो ये हमारे पास होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगा, लेट सपोज यहाँ से टच किया तो नर्व इम्पल्स जो है यहाँ पे एक्सचेंज होगा मटेरियल का, सही, यहाँ पे एक्सचेंज हमारे पास होगा और फिर यहाँ पे जो है दिस इज इम्परमिएबल, ये इम्परमिएबल होगा, फिर दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होगा? यहाँ पे डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन अभी हम बात करेंगे वो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैनर है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? साल्ट्रेटरी या जंपिंग मैनर। तो इसीलिए यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स होगा वो फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू अनदर नोड ऑफ रणवीर, इसी तरह ट्रेवल करेगा। तो कोई आपसे कहे कि विच नर्व इम्पल्स इज फास्टर, तो बेटा नर्व इम्पल्स जो साल्ट्रेटरी नर्व इम्पल्स होता है ये क्या होता है? फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है। क्लियर? अच्छा बेटा, तो हमने पढ़ा बेटा नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स में सिंपली बस आसान सी बात है आपके पास आ जाएगी कि नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या है? अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल along the length of the neuron from one end to another end। फिर नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या है? 100 to 120 मीटर पर सेकंड। फिर नर्व इम्पल्स हमारे पास जो है वो कौन से फैक्टर है जो कि इसको इफेक्ट करते हैं? दो ही फैक्टर है, एक माइलिनेशन और दूसरा थिकनेस या डायमीटर। तो जितना किसी न्यूरॉन का डायमीटर ज्यादा होगा उतना उसमें क्या होगा? नर्व इम्पल्स स्पीड जो है वो ज्यादा होगा, सही। और दूसरा जो है माइलिनेशन। तो दो किस्म के न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं, एक माइलिनेटेड, दूसरा नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है नर्व इम्पल्स ट्रेवल फास्टर, कितना? 20 टाइम मोर फास्टर। तो एक आपने याद रखना है। तीसरा जो है हमारे पास टाइप्स थे किसके? नर्व इम्पल्स के। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स। वन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस किस में होता है? वो होता है किस में? वो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। जबकि साल्ट्रेटरी जो नर्व इम्पल्स होता है जंपिंग मैनर, वो किस में होता है? तो वो हमारे पास होता है किस में? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। और साल्ट्रेटरी जो नर्व इम्पल्स होता है इट इज फास्टर। क्यों? क्योंकि ये माइलिनेटेड में होता है। क्लियर? ओके बेटा, अब जो नर्व इम्पल्स मैंने कहा कि इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो ये जो एक्सचेंज होता है डिफरेंट केमिकल्स का या आयंस का न्यूरॉन्स में, तो ये इसके लिए स्पेसिफिक चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक पोर्स न्यूरॉन्स के अंदर या प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चैनल्स कहते हैं। क्या? तो चैनल्स या पोर्स हैं न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन में, जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अच्छा, अब ये चैनल्स याद रखना, ये 2 किस्म के होंगे। या तो इसको हम पंप्स कहेंगे, चैनल्स हमारे पास जो कि न्यूरॉनल मेम्ब्रेन में या पंप्स होंगे, या जो है वो क्या होंगे? गेट्स होंगे। क्लियर? या पंप्स होंगे या गेट्स होंगे। अब याद रखना, पंप जो है ये क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट जो केमिकल्स होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होगा। और गेट जो है वो फिर हमारे पास क्या करेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। क्लियर? अच्छा बेटा, दूसरा फिर गेट्स हमारे पास 2 किस्म के हैं। तो गेट्स या तो ऑल द टाइम वो ओपन होंगे, उसको हम कहेंगे नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, जो कि ओपन ऑल द टाइम ये ओपन होते हैं। और अगर सम ओकेजन में वो ओपन होते हैं तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। ओके बेटा, दोबारा आ जाऊं। मैंने कहा जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है तो इसके लिए आयन एक्सचेंज बिटवीन द न्यूरॉन एंड इट्स एनवायरनमेंट वो होता है। तो अब न्यूरॉन में स्पेसिफिक क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या है? प्रोटीन्स के अंदर पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चैनल्स कहते हैं। अब ये चैनल जो है 2 किस्म के होते हैं, या पंप्स या गेट्स। तो पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी आयंस वगैरह का इन एंड आउट ऑफ द व्हाट न्यूरॉन। तो वो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से हो तो वो पंप्स करेंगे। और गेट जो है वो क्या करते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं।
तो फैसिलिटेट गेट्स फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड जो कि ओपन ऑल द टाइम, हर वक्त ये ओपन होते हैं, और एक जो है सम टाइम ओपन होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। क्लियर? अच्छा बेटा, अब ये बात आपने जहन में याद रखनी है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये नर्व इंपल्स जो है वो ट्रेवल करता है, ये ट्रेवलिंग ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ेंगे, हाउ नर्व इंपल्स ट्रेवल इन द वट इन द होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। तो बेटा उसके लिए हम दो जो है चीजें पढ़ेंगे, एक है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा है एक्टिव या एक्शन भी कह सकते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नर्व इंपल्स के दौरान न्यूरॉनल मेम्ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं, सही है, तो एक रेस्ट कंडीशन में उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो उसकी स्टेट होती है, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक जब इसको स्टिमुलस दे दिया जाता है और फिर इसमें नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना, लेट सपोज ये है हमारे पास न्यूरॉन, लेट सपोज दिस इज व्हाट न्यूरॉन, तो रेस्टिंग, और यहां पे भी चलो मैं बना लूंगा न्यूरॉन। ओके बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है यहां पे? तो बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना, मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहां पे लेट सपोज ये क्या है बेटा, न्यूरॉन है, सही है, न्यूरॉन ये इनसाइड और ये इसका आउटसाइड, तो न्यूरॉन के आउटसाइड में हमारे पास क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इनसाइड जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जब मोर पॉजिटिव आउटसाइड और नेगेटिव इनसाइड हो तो ये रेस्ट कंडीशन होता है, और इस स्टेट ऑफ न्यूरॉन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अच्छा, और जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट हो जाए, मोर नेगेटिव आउटसाइड, मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, तो फिर इसको हम कहेंगे, ये भी हमारे पास न्यूरॉन है, सही है, तो फिर इसको हम कहेंगे एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कब होता है, जब न्यूरॉन जो है उसको हम स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो बेटा मैंने कहा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जब मोर पॉजिटिव आउटसाइड हो ऑफ द न्यूरॉन एंड इनसाइड इसका क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डन? अच्छा, दूसरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जो होता है इसको हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं ऑफ न्यूरॉन, दिस इज पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन, सही। और बेटा ये जो है ये इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन, इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। क्लियर हो गया? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है, रेस्ट कंडीशन में, जब अभी स्टिमुलेशन नहीं मिला न्यूरॉन को, और एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है, जब इसको क्या, स्टिमुलस दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मोर पॉजिटिव आउटसाइड, मोर नेगेटिव इनसाइड, वहां पे मोर नेगेटिव आउटसाइड, मोर पॉजिटिव इनसाइड, इस स्टेट को पोलराइज स्टेट, और उसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज स्टेट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड है और कैसे मोर नेगेटिव इनसाइड है, और यहाँ पे कैसे जो है ये नेगेटिव आउटसाइड हो जाता है और कैसे ये मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाता है। तो इसके लिए जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने बात की, शाबाश, मोर जो है नेगेटिव इनसाइड और पॉजिटिव आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन। ओके,
अब हाउ अ न्यूरॉन अचीव दिस स्टेट, और ये कौन सा स्टेट है? पोलराइज स्टेट। तो इसके लिए जो है अब चंद चीजें यहां पे डिस्कस होगी। सबसे पहले यहां पे क्या होता है बेटा, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में हमारे पास आयन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वजह से, डिफरेंट आयन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड आ जाता है और मोर नेगेटिव इनसाइड। आयन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक रीजन जो है वो कौन सा है? आयंस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है? मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव जो है इनसाइड। अच्छा बेटा, लेट्स सपोज बेटा ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, लेट्स सपोज ये है एक न्यूरॉन, क्लियर? अच्छा बेटा, ये है न्यूरॉन का इनसाइड फ्लूइड और ये है आउटसाइड फ्लूइड, डन। अब न्यूरॉन में क्या है बेटा? इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, फर्स्ट में डिस्कस करूंगा आयन डिस्ट्रीब्यूशन को, इस पॉइंट को। तो बेटा इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन हमारे पास क्या होता है? पोटाशियम होता है। इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन द पोटाशियम आयन इज 30 टाइम मोर एज कंपेयर टू द आउटसाइड। पहली बार आपने याद रखनी है, इनसाइड हमारे पास क्या होता है? इनसाइड पोटाशियम जो है वो क्या होता है? यहां पे लेट्स सपोज में इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और यहां पे आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन, सही? तो बेटा अब यहां पे क्या होता है? इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो है वो हमारे पास पोटाशियम, ये किसकी बात हो रही है? पोटाशियम की बात हो रही है। तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और आउटसाइड, तो इनसाइड में हमारे पास पोटाशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन 30 टाइम मोर देन आउटसाइड, क्लियर हो गया? तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन में हमारे पास जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन ये कितना है? 30 टाइम मोर देन आउटसाइड, क्लियर? इसी तरह अगर देखा जाए दूसरा आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड में अगर देखा जाए तो वहां पे क्या होता है? सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो अगर इनसाइड और यहां पे आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हम देख लें तो वहां पे क्या होता है? outside and outside the fluid the concentration of sodium is 10 time more, यहां पे क्या होता है? 10 टाइम मोर देन इनसाइड, क्लियर हो गया? सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बाहर फ्लूइड में 10 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनसाइड। समझ आ रही है बेटा? जबकि पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरॉन 30 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, फिर क्या होता है? अब यहां पे हमारे पास जो है डिफरेंट पंप्स लगे होते हैं, यहां पे पंप्स होते हैं। ये कौन से? सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। कौन से? सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं। अच्छा बेटा, मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि पंप्स क्या होते हैं। पंप्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। पंप्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब यहां पे देख लें, ये कौन से पंप्स हैं? सोडियम पोटाशियम पंप। तो अब क्या करता है? ये सोडियम जो है हमारे पास यहां पे आउटसाइड ज्यादा है और पोटाशियम जो है इनसाइड ज्यादा है। तो अब क्या करेगा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ यूं करता है कि ये जो है हमारे पास क्या करेगा? सोडियम को बाहर लेकर जाएगा, सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके बजाय जो है पोटाशियम को अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है? वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो इसीलिए ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है पोटाशियम को अंदर लाता है और सोडियम को बाहर लेकर जाता है। क्यों? सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसलिए कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। और पोटाशियम जो है अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है? कम है, तो इसीलिए यहां पे भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन यहां पे एक बात है, बात यह है कि जब
दो पोटाशियम जो है ये अंदर लेकर आता है, दो पोटाशियम, तो उसकी जगह जो है 3 सोडियम वो बाहर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो मोर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है एज कंपेयर टू इनसाइड। देखो बेटा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पे 3 सोडियम जो है वो बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम जो है अंदर जा रहे हैं। तो चूंकि ज्यादा पॉजिटिव 3 आयंस ज्यादा बाहर जा रहे हैं और अंदर जो है वो क्या आ रहा है, वो कम पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो देयरफॉर आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू इनसाइड। दोबारा बेटा ये पॉइंट समझना जरूरी है। ओके, आसान सा आपको बता दूं बेटा, सिंपली सबसे पहले मैंने कहा, चलो ये जरा मैं रिपीट कर लूं फिर उसके बाद। बेटा मैंने कहा कि लेट्स सपोज दिस इज न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ये इनसाइड द फ्लूइड है, ये आउटसाइड द फ्लूइड। क्लियर? इनसाइड द फ्लूइड और आउटसाइड द फ्लूइड में मैंने कहा आयन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो आयन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि इनसाइड द फ्लूइड जो है वो पोटेशियम हमारे पास 30 टाइम्स जो है, कितना, 30 टाइम्स क्या है, मोर है, 30 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। क्लियर? और दूसरा जो है सोडियम की जब बात होगी तो सोडियम हमारे पास आउटसाइड द फ्लूइड कितना है, 10 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू द इनसाइड। क्लियर? दिस इज आयन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने कहा कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे हमारे पास पंप्स लगे होते हैं और पंप क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बेटा ये जो है पोटाशियम अंदर ज्यादा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये बाहर से अंदर लेकर आएगा, और सोडियम जो है बाहर ज्यादा है तो सोडियम को अंदर से बाहर लेकर जाएगा। समझ आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप है, और ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है अगर 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आता है तो उसकी जगह 3 सोडियम को बाहर लेकर जाता है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। देयरफॉर न्यूरॉन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज होता है मोर पॉजिटिव होता है आउटसाइड और मोर नेगेटिव होता है इनसाइड। एक रीजन ये हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने कहा था कि वाई के हाउ मोर पॉजिटिव आउटसाइड द न्यूरॉन होता है और मोर नेगेटिव इनसाइड, तो उसके लिए एक रीजन ये हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, दूसरा जो है हमारे पास रीजन, तो बेटा दूसरा रीजन है कौन सा, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन दूसरा रीजन। तो दूसरा रीजन क्या है, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। देखो बेटा ये है हमारे पास लेट सपोज न्यूरॉन। क्लियर? और न्यूरॉन में हमारे पास इनसाइड जो है वो पोटाशियम क्या है, वो ज्यादा है। इनसाइड हमारे पास लेट सपोज 1 2 3 4 5 मैंने बना लिए। क्लियर? और आउटसाइड जो है वो पोटाशियम क्या है, वो कम है। क्लियर? अच्छा, और इसी तरह कितना, तो बेटा ये 30 टाइम मोर है एज कंपेयर टू आउटसाइड। और इसी तरह सोडियम जो है हमारे पास क्या है, सोडियम बाहर हमारे पास ज्यादा है। अब और भी समझ आ जाएगा आपको, सोडियम हमारे पास बाहर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड। क्लियर? कितना, 10 टाइम्स। अब क्या होता है यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अचीव होता है उसकी दूसरी वजह यह है कि यहां पे हमारे पास पोटाशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं। कौन से? ये है हमारे पास कौन से, पोटाशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। सबसे पहले मैंने कहा था नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। अब डिफ्यूजन जो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो अब ये जो हमारे पास क्या है, पोटाशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है। क्या है ये, पोटाशियम के लिए नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं। अच्छा अब बताओ शाबाश, ये क्या करेंगे, पोटाशियम अंदर ज्यादा है तो इसीलिए ये क्या करेंगे, उसको इसकी ट्रांसपोर्ट बाहर करेंगे। समझ आ रही है? तो अब चूंकि पोटाशियम जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर जा रहा है,
सही है। पोटाशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हामिल हमारे पास क्या है, आयन है, और ये बाहर जा रहा है, तो देयरफॉर आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होगा और इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव। दूसरा रीजन उसके लिए क्या है, ये है। क्लियर हो गया। तो दिस इज द सेकंड रीजन हाउ द मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड हो जाता है। क्लियर। ओके बेटा, तीसरा रीजन क्या है, तो वो थर्ड जो है वो रीजन डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड रीजन हमारे पास, चलो लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूरॉन, तो बेटा हाउ न्यूरॉन अचीव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। तो बेटा इनसाइड ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, सही है, और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। और बेटा इस डीएनए और आरएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई in resting membrane potential there is more negative charge inside and more positive charge outside। तो ये तीन रीजंस थे किसके लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। बेटा मैंने कहा कि जो न्यूरॉन रेस्ट स्टेज में होता है तो उसके स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। फिर दूसरा मैंने कहा जो पोलराइज स्टेट होता है उसमें आयन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं होती है कि मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड। अब ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड, उसके लिए 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। पहला क्या, आयन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उसके साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पोटाशियम हमारे पास इनसाइड 30 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, सही, और सोडियम हमारे पास आउटसाइड 10 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनसाइड। तो अब उसके लिए क्या होता है, कुछ यू होता है कि सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम और पोटाशियम की इन एंड आउट। तो बेटा पोटाशियम, 2 पोटाशियम अंदर वो लेकर आता है और उसकी जगह 3 सोडियम जो है वो बाहर लेकर जा रहे हैं। तो चूंकि मोर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, देयरफॉर मोर पॉजिटिव इज आउटसाइड एंड नेगेटिव इज इनसाइड। एक ये रीजन। दूसरा रीजन मैंने बता दिया कि वो क्या है, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, सही है। तो यहां पे हमारे पास पोटाशियम आयंस नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होते हैं, पोटाशियम के लिए नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होते हैं, और चूंकि पोटाशियम इनसाइड ज्यादा है तो इसीलिए डिफ्यूजन होगा इसका फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, सो दैट्स व्हाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव। तीसरा लास्ट रीजन मैंने आपको बता दिया कि इनसाइड द न्यूरॉन हमारे पास डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं जिस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो दैट्स व्हाई मोर पॉजिटिव आउटसाइड और नेगेटिव इनसाइड। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अगर इसकी समझ आ गई हो तो दूसरा, ये तो रेस्ट कंडीशन में जो न्यूरॉन की हालत है वो मैंने डिस्कस कर ली। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कौन सा बेटा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमारे पास मोर पॉजिटिव इनसाइड और नेगेटिव आउटसाइड। तो जब ये स्टेट आ जाए न्यूरॉन में तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब हाउ इट अचीव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, किस तरह जो है न्यूरॉन ये अचीव करता है, तो उसके लिए जो है 2 रीजंस हैं। सबसे पहला जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो बेटा उसके डायग्रामेटिकली आसान सा आपको करवाऊं तो समझ आ जाएगी। तो लेट्स सपोज बेटा वी हैव दिस इज अ स्पाइनल कार्ड। लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, अ स्पाइनल कार्ड। क्लियर? ओके बेटा, दिस इज लेट्स सपोज व्हाट, स्पाइनल कार्ड। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमारे पास न्यूरॉन है, ये इसके लिए क्या है, सेल बॉडी है, और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा मैं एनलार्ज कर दूंगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए
एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो बेटा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड। तो उसके लिए सबसे पहला हाउ इट अचीव, तो सबसे पहला क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। क्या है, सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। बेटा अ स्टिमुलस which is capable to excite the neuron is called what, threshold stimulus। तो इसके लिए दो चीजें आप डिस्कस करोगे, पहला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सही, और दूसरा जो है सोडियम इनफ्लक्स। बेटा इन 2 पॉइंट्स की वजह से क्या होता है, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है। अच्छा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह अचीव होता है, तो मैंने कहा कि उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, तो बेटा स्टिमुलस हमारे पास 2 किस्म का है स्टिमुलस। एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और दूसरा होता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ये यहां पे कर दूंगा कि आसान हो जाए। तो स्टिमुलस 2 है बेटा, एक है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और एक है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्लियर। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, सब थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड को हम एडिक्वेट स्टिमुलस भी कहते हैं, एडिक्वेट स्टिमुलस, या इसको हम कहते हैं इनएडिक्वेट स्टिमुलस भी कहते हैं। क्लियर। अच्छा बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, द स्टिमुलस विच इज कैपेबल टू एक्साइट द न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या एडिक्वेट स्टिमुलस, या द स्टिमुलस विच इज नॉट कैपेबल या not able to excite the neuron is called what, a subthreshold stimulus, या यू भी कह सकते हो the stimulus which is capable to bring an electrochemical change in the neuron is called a threshold stimulus। कौन सा, the stimulus which is capable to bring electrochemical change in the neuronal membrane is called what, a threshold stimulus, या the stimulus which is not capable to bring electrochemical change in the neuron is called what, a subthreshold stimulus। ओके बेटा चलो ये डिस्कस करते हैं और भी वजाहत इसकी हो जाएगी कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है। ओके बेटा लेट्स सपोज यहां पे मैं एक ग्राफ बना लूंगा। तो ये है हमारे पास क्या बेटा, यहां पे हमारे पास है टाइम, सही, और यहां पे जो है इसकी वेव मिली वोल्ट में। क्लियर। ओके बेटा अब यहां पे अगर देखा जाए तो सिंपली बेटा जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सॉरी बेटा एक बात मैंने छोड़ दी थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना इसमें हमारे पास मोर नेगेटिव इनसाइड और मोर पॉजिटिव आउटसाइड। तो इसका जो यहां पे पोटेंशियल होगा ये कितना होगा, -70 मिली वोल्ट होगा। कितना होगा, -70 मिली। ये माइनस जो है ये डिनोट करता है कि मोर नेगेटिव चार्ज जो है इनसाइड है, सही है। तो दिस इज व्हाट, -70। अच्छा बेटा तो बेटा यहां पे अगर मैं लेट सपोज ये हमारे पास कौन सा -100 मिली वोल्ट कोई है, सही है, और -70 मिली वोल्ट जो है वो हमारे पास कौन सा कंडीशन है, ये जो है ये कौन सा है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहां तक अगर आएगा तो ये क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इससे ऊपर जो है हमारे पास लेट सपोज यहां पे ये कितना है, तकरीबन -50। ओके बेटा तो बेटा लेट सपोज यहां पे किसी न्यूरॉन को जो है एक्साइट किया गया, टच किया गया, यहां पे किसी ने इसको क्या किया, टच किया। जब टच, ये टच हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है, ये इसके लिए क्या है, स्टिमुलस है। अब क्या होगा, अब ये स्टिमुलस अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है
तो वो क्या करेगा, और अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो वो क्या करेगा। तो बेटा जिस तरह के मैंने बता दिया कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फॉर एग्जांपल उसके लिए क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये जो मैंने लाइन लगाई है -50, तो -50 जो है ये किसके लिए है, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के लिए है, सही है। ये -50 मिलीवोल्ट, मतलब आपने अगर किसी भी न्यूरॉन को एक्साइट करना है तो उसके लिए कम से कम जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड है वो हमारे पास कितना है, -50 है। इससे नीचे अगर आप उसको स्टिमुलस दोगे तो वो एक्साइट नहीं होगा। सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ा है, लेट सपोज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की एग्जांपल लूं, आपने पढ़ा है कि जो साउंड्स होता है, साउंड, तो साउंड हमारे पास आवर एयर कैन हेयर 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक, 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड जो है हम सुन सकते हैं। तो बेटा 20 से 20 किलो हर्ट्ज, तो ये 20 से 20 किलो हर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसीलिए इसको हम, मतलब ये 20 से 20 हर्ट्ज तक ये जो रेंज है ये किस में आता है, ये इसमें आता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में आता है। और इसके लिए जो है पोटेंशियल कितना है, तकरीबन -50 मिली वोल्ट है। तो बेटा अब इससे अगर कम होगा तो वो क्या होगा, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा। लाइक अगर कोई आपके कान में -20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी जो है वो कम करेगा, वो साउंड अगर आएगा तो आप उसको नहीं सुन पाओगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ये 20 हर्ट्ज से जो कम होगा साउंड, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास स्टिमुलस होगा, कौन सा, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। समझ आ गई है। तो सिंपली जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो कौन सा होता है, वो किसी भी न्यूरॉन को, एयर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज लेकर जाते हैं, उसको एक्साइट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई उसको हम क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो बेटा लेट सपोज यहां पे एक न्यूरॉन आ गया और न्यूरॉन ने जो है, न्यूरॉन को लेट सपोज उसकी स्टिमुलस यहां तक थी, तो बेटा ये हमारे पास ये टच जो है या यहाँ पे साउंड आ गया और उसने इसको क्या किया, स्टिमुलेट करना चाहा, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल थी वो -50 से कम थी, तो वो क्या हो जाएगा, इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। फिर एक दूसरा आ गया, उसने क्या किया, लेट सपोज ये यहां तक था, फिर दूसरा इसी तरह यहां तक। अब अगर तीसरा आ गया और उसकी स्टिमुलस कहां तक थी, -50 तक थी, तो -50 जो है वो क्या है, -50, दिस इज व्हाट, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अच्छा बेटा, तो यहां पे टच किया गया, लेकिन टच कौन सा है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो फिर न्यूरॉन जो है वो क्या होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अचीव करेगा। अच्छा बेटा, तो लेट सपोज इसको मिला यहाँ पे टच, और वो टच कौन सा था, -50 मिली वोल्ट का था। तो जब -50 मिली वोल्ट का है तो ये जो है जाएगा ऊपर, तो ये -50 से जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सॉरी -70 से जो है ये 0, और 0 से फिर इसका जो पीक है 50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। और 50 मिली वोल्ट तक जब पहुंच जाए, सही है बेटा, तो बेटा ये जो है दिस स्टेट इज व्हाट, डीपोलराइज स्टेट। ये डीपोलराइजेशन है, क्या है, डीपोलराइजेशन है, ये क्या है, डीपोलराइजेशन। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या होगा, तो जब भी इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है, तो जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो बेटा यहां पे सोडियम के जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं, सोडियम के वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और सोडियम जो है उसकी इनफ्लक्स होती है, मतलब इनफ्लक्स से मुराद वो बाहर से जो है वो अंदर आएगा। सबसे पहले जो मैंने कहा कि इसके लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना, तकरीबन 50 मिली वोल्ट का। फिर उसके बाद जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर सोडियम एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो बेटा अब जब ये मोर परमिएबल हो गया, किसके लिए, सोडियम के लिए, तो सोडियम अंदर आएगा, तो चूंकि मोर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, इस वजह से
मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाएगा और मोर नेगेटिव आउटसाइड हो जाएगा। समझ आ रही है? तो बेटा जब भी इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो क्या होगा, सोडियम के लिए जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर आएगा। क्लियर? और इसी तरह जो है क्या होगा, मोर पॉजिटिव इनसाइड होगा और मोर नेगेटिव आउटसाइड होगा। और जब ये वो अचीव करे तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये डिपोलराइजेशन जो है तकरीबन 50 तक पहुंचकर फिर उसके बाद जो है ये वापस नीचे आता है। अब जब नीचे आएगा तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। अच्छा बेटा, रीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये दोबारा अपने जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल इसको स्टिमुलेट कर दिया तो ये डिपोलराइजेशन, ये क्या होगा, डिपोलराइजेशन। फिर उसके बाद जो है ये वापस नीचे आएगा और वापस क्या करेगा, ये आयन जो एक्सचेंज होगा ये दोबारा चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें ये क्या करेगा, दोबारा से मोर पॉजिटिव जो है वो आउटसाइड करेगा और मोर नेगेटिव जो है वो इनसाइड करेगा। तो इस स्टेट में जब ये दोबारा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो केमिकल्स होते हैं उसको दोबारा अचीव करेगा तो इसके लिए ये क्या करेगा, रीपोलराइजेशन करेगा। अच्छा बेटा, अब डीपोलराइजेशन में मैंने कहा कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, अच्छा तो ये चंद बातें आपने याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन के दौरान मैंने कहा कि डीपोलराइजेशन में इसको स्टिमुलस मिल गया। जब स्टिमुलस मिल गया तो ये क्या होता है, कौन सा स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए ये मोर परमिएबल हो जाता है। अब जब मोर परमिएबल होगा तो बाहर सोडियम ज्यादा है, ये क्या होगा, अंदर आएगा। अच्छा, और बेटा डीपोलराइजेशन के दौरान याद रखना सोडियम के कौन से, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। डन? तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन के दौरान द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम एंड द मेम्ब्रेन सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स विल बी ओपन। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, तो बेटा ये दूसरी बात आपने याद रखनी है, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में अब क्या हो गया, नर्व जो स्टिमुलस था वो उसको मिल गया, उसने डीपोलराइज किया, डीपोलराइजेशन इसका पीक तक पहुंच गया, वो कितना था, 50 था। और पीक तक पहुंच पर अब दोबारा से ये अपना आयन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोबारा अटेन करेगा। सही? तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे रीपोलराइजेशन, ये कौन से थे बेटा, ये पोटेशियम के लिए जो है नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट थे। सही है बेटा? अब यहाँ पे रीपोलराइजेशन के दौरान दोबारा ये हालत जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको अचीव करेगा। ये कौन सा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको अचीव करेगा। तो इसके लिए ये रीपोलराइजेशन करेगा। अब रीपोलराइजेशन में के दौरान क्या हो जाते हैं, दोबारा मेम्ब्रेन जो है में सोडियम नहीं, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो बेटा इसमें बस आपने ये दो बातें याद रखनी है कि रीपोलराइजेशन के दौरान द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम। अब जब मोर परमिएबल पोटेशियम के लिए होता है तो कौन से गेट्स ओपन होंगे, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे। जबकि डीपोलराइजेशन में द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर सोडियम, तो कौन से गेट्स ओपन होंगे, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड। तो ये दो बातें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है। अच्छा, अब रीपोलराइजेशन हो गया, और रीपोलराइजेशन जब हो गया तो यहाँ पे आके ये दोबारा जो है अपने ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर लेता है। और वो कितना था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे आके दोबारा, अब यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट इसने अचीव कर लिया। अब यहाँ पे कितना इसने दोबारा -70 मिलीवोल्ट अचीव कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड।
और रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल जो उसके आइंस डिस्ट्रीब्यूशन थे, अब ये -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन -70 मिलीवोल्ट में कौन से ज्यादा जो है सोडियम आउटसाइड ज्यादा थे और इनसाइड जो है वो क्या थे, पोटेशियम ज्यादा थे। तो वो अपने ओरिजिनल जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिगेन करने के लिए क्या करेगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड करेगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान फिर द न्यूरॉन जो है अटेन इट्स ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, अब हाँ -70 मिलीवोल्ट तो मिल गया है, लेकिन आयन डिस्ट्रीब्यूशन जो ओरिजिनल उसका था वो कौन सा था, मोर सोडियम आउटसाइड कितना 10 टाइम एंड मोर पोटेशियम इनसाइड कितना 30। तो उसको अटेन करने के लिए जो इसका पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड। अच्छा बेटा एक और बात, जब यहां पे ये रिपोलराइजेशन होती है तो रिपोलराइजेशन के दौरान यहां पे मैंने कहा कि कौन से गेट्स ओपन होंगे, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड, लेट सपोज ये कौन से गेट्स हैं, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जो है ये ओपन होते हैं। तो अब जब ये हमारे पास -70 मिलीवोल्ट अचीव कर लेता है तो उस वक्त ये दोबारा बंद होते हैं। तो बंद होते होते कुछ ज्यादा आयन, पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं। तो अब जब कुछ ज्यादा आ जाते हैं तो इसका जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा जो है मोर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब यहां पे जब मोर नेगेटिव जो ओरिजिनल आयन से था उससे भी ज्यादा हो गया, तो अब इसको हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। तो बेटा अब जब ओरिजिनल जो इसका स्टेट था उससे भी ज्यादा ये मोर नेगेटिव हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। क्लियर। और इसी तरह ये दोबारा इसको क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान इसको दोबारा अचीव कर लेते हैं। क्लियर। ओके बेटा, दिस इज द होल समरी ऑफ व्हाट अ सिंपल आसान अल्फाज में अब आपसे कहूं कि किस तरह जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये अचीव करता है। तो बेटा लेट सपोज वी हैव अ न्यूरॉन, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और कौन से स्टेट में है, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव जो है वो इनसाइड है। अब इसके लिए जो है क्या होगा बेटा, यहाँ पे लेट सपोज इसको स्टिमुलेट किया गया और स्टिमुलस जो है इसको मिल गया, वो स्टिमुलस कौन सा था, वो स्टिमुलस हमारे पास था कौन सा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के लिए मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन -50 मिलीवोल्ट तक होना चाहिए। सही है, तकरीबन, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा बेटा, अब जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो इसमें क्या यहाँ पे जो है द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर सोडियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिल गया तो अब यहाँ पे सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। जब सोडियम अंदर आ गया तो क्या हो गया, मोर पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो देयरफॉर द मेम्ब्रेन इनसाइड जो है वो क्या होगा, मोर पॉजिटिव, और आउटसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। अब ये जो स्टेट हो गया ये कौन सा स्टेट होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा और इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज स्टेट। क्लियर। अब ये जब पीक तक पहुंच जाता है फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन होती है और रिपोलराइजेशन में क्या होता है, द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर व्हाट, पोटेशियम। अब ये मोर परमिएबल हो जाता है पोटेशियम के लिए। जब पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होगा तो पोटेशियम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जब बाहर जाना शुरू हो गया तो अब क्या हो गया कि अब बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो देयरफॉर बाहर जो है दोबारा ये क्या करेगा, मोर पॉजिटिव होगा और अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये जो गेट्स होंगे ये कौन से होंगे, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होंगे और ये भी कौन से होंगे, ये भी हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होंगे। तो बेटा नॉर्मल स्टेट में, रेस्ट में हमारे पास जो लीकेज होती है पोटेशियम की वो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड, जो स्टार्ट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने कहा था, लेकिन रिपोलराइजेशन के दौरान कौन से ओपन होंगे, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। तो ये सारा किस्सा आपने याद रखना है। और इसी तरह नर्व इंपल्स जो है फ्रॉम वन एंड ऑफ द न्यूरॉन जो है टू द अनदर एंड ऑफ द न्यूरॉन इसी तरह ट्रेवल करता है। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, nerve impulse, that how it travel along the whole length of the neuron. Okay बेटा,
कोई भी कंफ्यूजन हो, बस इसमें सिंपल वो चंद बातें मैंने आपसे कही कि कौन से वोल्टेज रेगुलेटेड ओपन होंगे, कौन से बंद होंगे, वो आपने याद रखना है। बाकी जो है कोई वैल्यू वगैरह याद नहीं रखनी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर और वजाहत हो जाएगी। थैंक यू सो मच।